Hello students, this is the fourth video lecture of chapter 12 Electricity, class 10th Science. So as you can see, here we are going to start with 12.5. Topic says factors on which the resistance of a conductor depends. हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टर के बारे में पढ़ा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, पर क्या फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर ये पैराग्राफ देखते हो तो उसमें वो सबसे पहले रेजिस्टेंस से पहले वो एम मीटर की रीडिंग की बात करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एम मीटर क्या था? एम मीटर वाज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। अब एम मीटर जो है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में कहाँ पे? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, ये तो हमें पता है। तो ये जो एम मीटर रीडिंग है इसके भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे एम मीटर रीडिंग चेंजेस कब चेंज होगा? विथ डिफरेंट मटेरियल, विथ डिफरेंट material of same length and same area of cross section। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एमीटर की रीडिंग चेंज होगी कब? जब तुम्हारे पास मान लो एक ऐसा मटेरियल है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा भी तुम्हारे पास सब्सटेंस है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पर दोनों का जो जिस चीज से वो बने हैं, जैसे सपोज ये कॉपर का है तो ये सिल्वर का है, मटेरियल अलग हो गया, लेंथ और एरिया दोनों की सेम है पर मटेरियल जो है वो अलग हो गया। मटेरियल चेंज होने पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज होगा, मतलब एम मीटर की रीडिंग चेंज होगी। एम मीटर की रीडिंग इंक्रीजेस, एम मीटर की रीडिंग इंक्रीजेस इफ वी टेक अ थिकर वायर, इफ वी टेक अ थिकर वायर। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में बहुत गुमराह करते हैं इस ऐसे वाले एस्पेक्ट्स पे। देखना कि मान लो मैंने ये वायर ली और ऐसी वायर ली, ठीक है, और मैं जब एम मीटर की रीडिंग देख रही कि भाई करंट इसमें से फ्लो कितना कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वायर थिक हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं थिकर वायर लेती हूँ तो क्या होगा? जो एम मीटर की रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मैं एम मीटर की रीडिंग देखूं तो इट रिड्यूसेस टू हाफ। एम मीटर की रीडिंग रिड्यूसेस टू हाफ। ऐसा कब होगा? एम मीटर की रीडिंग रिड्यूसेस टू हाफ व्हेन लेंथ of wire is doubled, when length of wire is doubled। ठीक है, तो अगर पहले ऐसा लेंथ था, अब एरिया सेम है लेकिन लेंथ मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। लेंथ मैंने डबल किया तो एम मीटर का रीडिंग क्या हो गया? आधा हो गया। समझ आ रहा है? मतलब क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ एम मीटर का रीडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एम मीटर का रीडिंग, पर जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना कम एम मीटर का रीडिंग। मतलब लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मीटर का रीडिंग and area is directly proportional to the m meters reading या directly proportional to the current। क्या बात समझ आ रही है? देखो आगे सेकेंड, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो फिर से उसमें भी यही होगा। सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ मटेरियल, फिर तुम्हारा आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। देखो यहाँ पे हम फिर से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
length and area is inversely proportional to, resistance is inversely proportional to area। अगर तुम्हें याद हो, हमने ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी तो मैं क्या R इज इक्वल टू V बाय आई लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस और करंट कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के उल्टे। कि अगर मैं करंट को इंक्रीज करती हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्योंकि ये दोनों उल्टे हैं तो करंट में क्या हो रहा था कि करंट जो था, I जो था, दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जबकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या कोरिलेट कर पा रहे हो? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट होगा। यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा लिख सकती हूँ। अब देखो इस केस को देखो, फिर से मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। मुझे इसकी जगह क्या लाना है, इक्वल टू साइन लाना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू रॉ L बाय A। अब ये कौन आया, सो दिस रॉ इज कांस्टेंट। वहां पे कांस्टेंट क्या था, जब मैं बोलती थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और तब जब मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी थी तो मैं क्या कर रही थी, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ I को मल्टीप्लाई कर रही थी, और वो कॉन्स्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस था। इस केस में दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। तो जैसे अगर मैं इसको बोलती हूँ ओमेगा, इसको बोलती हूँ म्यू, इससे कहते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। अब देखो कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई बाय L बाय A। तो क्या मैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कोई भी कंडक्टर निकाल सकती हूँ। कैसे, रीअरेंज करो। हमें पता है R इज इक्वल टू रॉ L बाय A, ठीक है। सो रॉ इज इक्वल टू, A को इधर ले जाओ, R मल्टीप्लाई बाय A डिवाइड बाय L, ऐसा लिख सकती हूँ। बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब ये 1 मीटर से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है? R is resistance, this is constant of proportionality and this is nothing but electrical resistivity। बात समझ में आई? अब देखो अगर मैं बोलूं metals and alloys, metals and alloys की बात करूं तो उनमें होती है लो रेजिस्टिविटी, उनमें होती है लो रेजिस्टिविटी। मतलब क्या, दे आर गुड कंडक्टर्स। तो मेटल एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स, दे हैव लो रेजिस्टिविटी। कितनी, तो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -2 ओम मीटर, है ना। लेट मी क्रॉस चेक। कहाँ गया, हाँ 10 टू द पावर -6
-6। ध्यान रखना ये क्या बोलता है, लो रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर, और इनका जो रेंज है, रेजिस्टिविटी का जो रेंज है दैट इज 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6, मतलब कम है। देखो रेज टू माइनस में जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो वो कम है तो क्या है, वो गुड कंडक्टर है ना। पर जब मैं इंसुलेटर्स की बात करती हूँ तो इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होगी, है ना। तो अगर हाई रेजिस्टिविटी है तो therefore they are not good conductors। रेंज क्या है, 10 टू द पावर -7 नहीं, 10 टू द पावर 17 ओम मीटर, है ना। 17 ही है ना, एक सेकेंड है, हाँ। तो लोगों ने ऐसा लिखा 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। प्लस है, माइनस नहीं है, मतलब कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी हो गई इंसुलेटर में। बात समझ में आ रही है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस वेरी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। बात ध्यान में रखना कि जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करती हूँ तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करती हूँ तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, पर रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। समझ आ रहा है। तो जैसे मेटल्स एंड अलॉयज, उनके पास लो रेजिस्टिविटी होती है, उनका रेंज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर होता है। और इंसुलेटर्स की बात करें तो उनके पास ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। क्योंकि ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो उनका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, आगे ध्यान दो कि जैसे हम टंगस्टन देखते हैं, टंगस्टन जो है इसके पास क्या ज्यादा होता है कि ये जो है ये फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। टंगस्टन को इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में यूज किया जाता है एज फिलामेंट्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में यूज किया जाता है एज फिलामेंट्स। तो इनके पास क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, दे आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। दूसरा इन्होंने दिया है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना, नहीं देखते हो बाहर रोड पे से ब्लैक लाइंस लगी होती है, दैट आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो वो ज्यादातर किससे बनी हुई होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम से। ठीक है, अब क्या बात करता है वो, अलॉयस की रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात करता है कि अलॉयस की जो रेजिस्टिविटी होती है, वो इंसुलेटर से तो कम होती है, पर रेजिस्टिविटी इज हाई देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। जिस मेटल से ये अलॉय बना है उससे ये अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। मेटल की रेजिस्टिविटी कम, अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा, पर इतनी ज्यादा नहीं, इंसुलेटर से ज्यादा नहीं, इंसुलेटर से तो कम ही है, पर जिस मेटल से वो बना है उस मेटल की रेजिस्टिविटी से अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, क्योंकि इनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है। ये हीटिंग करने पे, जब इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना, ये डिकम्पोज नहीं होते, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, तुम जितना ही हीट कर लो। तो हीटिंग करने पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। Therefore, these alloys are used in electrical appliances like electric toaster, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स, है ना, तो उन सब में हम यूज करते हैं।
बात समझ आ रही है? तो क्योंकि अलॉयज के पास हाई रेजिस्टिविटी है, किससे ज्यादा है? मेटल्स, जिस मेटल से वो बने उस मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? अलॉयज की। अच्छा, और ये जो अलॉयज है ये क्योंकि इनके पास ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली ऑन हीटिंग। भाई हीट करने पे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, है ना, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, तो इसलिए हम ज्यादातर उसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं। चलो, तो इस पोर्शन में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब मुझे ज्यादा मिले, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसका देखते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ आया कि नहीं। सो इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 1 में ए बोलता है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। डिस्कस किया थियरी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया। लेंथ और एरिया से कैसे रेजिस्टेंट प्रोपोर्शनल है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area. So resistance is directly proportional to length but inversely proportional to area. Also resistance varies with temperature. Okay, next है why are metals good conductors of electricity while glass is a bad conductor of electricity? Again theory में से लेना है कि क्योंकि मेटल्स के पास क्या है? मेटल्स के पास है लो रेजिस्टिविटी, है ना, लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स के पास लो रेजिस्टिविटी है। रेंज क्या जाता है? 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर। एंड बैड कंडक्टर ग्लास जो है, ग्लास इज एन इंसुलेटर, सो इट्स रेजिस्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter, which is much more higher. Since the resistivity is higher, it is an insulator, it is a bad conductor here. In case of metals, the resistivity is less, therefore metals are good conductors. तो theory में से आ गया। दूसरा, why are alloys commonly used in heating devices? Give reason, है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो अलॉयज हैं इनका भी रेजिस्टिविटी यही रेंज में आता है, बट द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। अभी डिस्कस किया। तो कौन से मेटल से, जिस मेटल से वो अलॉय बना है उन मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी है उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी वो पर्टिकुलर अलॉय का है। Because of their high resistivity, they do not oxidize on heating. So do not oxidize easily. Do not oxidize easily on heating. इसलिए अलॉयस जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ये 2018 और 19 दोनों बार ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं, वो पूछा गया था। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या आता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ohm. If resistivity is this much, find the length of the wire. तो हमें रिलेशन पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, जहां पे लेंथ होना चाहिए मीटर में, एरिया होना चाहिए मीटर स्क्वायर में, रेजिस्टिविटी होनी चाहिए ओम मीटर में, रेजिस्टेंस होना चाहिए ओम में। तो पहले तो तुम यूनिट्स चेक करो, क्या यूनिट सब ऐसे ही दिए हैं? तो हमें सबसे पहले रेडियस, हमें लेंथ फाइंड करना है, हमें लेंथ को फाइंड करना है। दूसरा क्या दिया है? रेडियस दिया है। रेडियस हमें कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर। पहले तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। मैं नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें आता है गैस, है ना। सो ये वाला रिलेशन यूज करोगे ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, ऐसे करके यू फाइंड, है ना। तो वो जो मीटर में तुमने कन्वर्ट किया, बराबर, वो रेडियस से तुम क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि ये एरिया वायर का है तो तुम क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाई बाय जो भी तुम्हारा एरिया यहाँ पे आया था, लेट्स सपोज एक्स,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तुम्हारा एरिया की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, है ना, ऑब्वियसली ये तो सॉल्व करना तुम्हारा काम है। कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है दैट आई वुड बी डिस्कसिंग। कैसे प्रीवियस ईयर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे वो मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन में कुछ तकलीफ आती है, यू कैन राइट इन कमेंट, आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर फॉर दिस और एनी अदर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एरिया है हमारे पास एरिया आ गया। हमको रेजिस्टिविटी दिया है, ओम मीटर में दिया है, हाँ ओम मीटर में। हमको रेजिस्टेंस भी दिया है, यानी हमारे पास आर है 10 ओम, रॉ है 50 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। तो मेरे पास आर है, रॉ है, ए है, क्या मैं एल फाइंड कर सकती हूँ? यस, वेरी इजीली। सो सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली वैल्यूज को और फिर करो, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायामीटर d एंड लेंथ l। तो एक वायर है, उस पर प्लास्टिक का इंसुलेशन किया, प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, डायामीटर d है, लेंथ l है। डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन। ऐसा तुम इस वायर में क्या करोगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। क्या इंक्रीज करोगे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वायर का वो कम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है हमने डिस्कस किया लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और एरिया पे डिपेंड करता है इनवर्सली। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है तो या तो मैं लेंथ को कम करूंगी या एरिया को बढ़ा दूंगी। देखो लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ नहीं, मुझे अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो मुझे लेंथ भी क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या तो मैं लेंथ को कम करूं या एरिया को बढ़ाऊं। तो मैं इंक्रीज क्या कर सकती हूँ, लेंथ कर सकती हूँ क्या, नहीं। फिर डायामीटर, डायामीटर बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर से कैसे है, तो हमने उसका रिलेशन पढ़ा नहीं, पर हमने ये रिलेशन पढ़ा है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ, अगर प्लास्टिक का इंसुलेशन बढ़ाओगे, देखो थिकनेस है मतलब एरिया है, लेकिन अगर प्लास्टिक का बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर को अगर इंसुलेटर का थिकनेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। सो डायामीटर हमें इंक्रीज करना है। हाँ, ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेजिस्टेंस, बट कैसे रोल प्ले करता है वो हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट जब आएगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको नहीं, पर हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच mm² एंड रेजिस्टिविटी ओम मीटर। अगेन यही फॉर्मूला लगानी है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, कर लोगे खुद से। दूसरा, यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बस। बाकी सबसे यूनिट कन्वर्जेंस में ध्यान देना है, इसलिए सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ठीक है। फिर और जो भी यूनिट कन्वर्जेंस है, mm² सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो सब तुम्हें आना चाहिए। मैथ्स में भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हो, तो उस बेसिस पे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, लेंथ दिया है हमें, लेंथ हमें दिया है, हमें रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें एरिया भी दिया है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो पहले हमने लेंथ फाइंड की, फिर हमने दूसरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस देखा, अब तीसरे क्वेश्चन में हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है, मतलब क्या कि इन चारों में से कोई एक क्वांटिटी को अननोन बनाएंगे और तुमको बोलेंगे वो फाइंड करो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो हमने डिराइव किया था, तुम्हें याद हो कि हमें पता है कि R इज इक्वल टू रॉ L बाय A, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। तो रॉ को एक साइड ले लो तो ये इधर जाएगा RA बाय L। R का यूनिट क्या है, ओम, A का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर से 1 मीटर गया तो क्या बचा, ओम मीटर। तो इस तरह से तुम्हें आना चाहिए डिराइव करना,
सही है। देखो आगे बोलता है कि 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स हमें दिए हैं, इनका रेजिस्टेंस हमें कंपेयर करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे कंपेयर करोगे, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें मान लो अगर मैं इसका बोलूंगी तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ρL/A, क्योंकि सारे ही कॉपर हैं, मतलब सबकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। ध्यान देना, सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। यहाँ पे पूछा है कंपेयर द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी अलग नहीं होगी। क्यों, याद करो, अगर हम तुम्हें याद हो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड, तो रेजिस्टिविटी तो 2 चीजों पे ही डिपेंड करती थी। ये तुम्हारा रॉ है रेजिस्टिविटी 2 चीजों पे डिपेंड करती थी। एक वो डिपेंड करती थी मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज से वो बना हुआ है उसका नेचर, और दूसरा क्या, टेम्परेचर। ठीक है, फिर तुम चाहे उसका लेंथ को कुछ करो, एरिया को कुछ करो, उसको फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम इन ऑल दीज केसेस, बट रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है R, वो मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, पर उसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ρL/A। इस केस में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ, लेंथ क्या है 3L, तो हम 3L लिख दे। एरिया क्या है A/3, A/3, तो 3 को मैं ऊपर डाल दूं क्या, ये समझ आया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 9 ρL/A। क्या एग्री करते हो? अच्छा, तो ये 9 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस। देखो ρL/A को तो मैं R लिख सकती हूँ, R1 R2, तो क्या मैं R2 को 9 R1 लिख सकती हूँ, यानी 9 टाइम्स ऑफ R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो यहाँ पे तुमने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। हाँ, तुमने एरिया भी कम की है ना, पर फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ा। देखो यहाँ पे क्या किया, लेंथ कम कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया। तो R इज इक्वल टू, रॉ तो है, रॉ सेम ही रहेगा। L क्या है, L/3 बराबर L/A। A में क्या होगा 3A, यानी मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/9 ρL/A। समझ आ रहा है, ये ρL/A को मैं क्या लिख सकती हूँ, R1, तो R3 इज R1/9। समझ आ रहा है, यानी R3 जो है वो कम है R1 और R2 से। तो इस तरह से तुम रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो। आगे देखो वो क्या बोलता है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ अ रेजिस्टेंस, ठीक है, विथ अ रेजिस्टेंस वायर इन द सेल, द करंट फ्लोइंग इज I। इस कोई भी एक रेजिस्टर वाली वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। What would happen to this current? इस करंट को ऐसा क्या होगा जब तुम क्या बोल रहे हैं, वायर को, ये वायर को रिप्लेस करके दूसरा मोटा वायर लाते हो, अनदर थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ। लेंथ और मटेरियल सेम रहा, तुमने क्या कर दी, थिकनेस बढ़ा दी। तो तुम्हें पता है आई जो है, अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा। याद है कि नहीं, हमने डिस्कस किया था एमीटर रीडिंग अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में। ठीक है, नहीं आता था थोड़ा सा रिवाइंड करो, चेक करो कि करंट जो है अगर वायर की थिकनेस को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। समझ आ रहा है? अच्छा, आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, VI ग्राफ दिया है, VI ग्राफ दिया है ऑफ 2 वायर्स, ये 2 वायर्स है A और B। If both the wires are of same material, same length, दोनों में से थिकर कौन होगा? देखो A और B का ये जो स्लोप है, ये मुझे क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, A का कि B का? देखो I तो ऑलमोस्ट सेम जाता है, तो तुम V के बेसिस पे कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B का हम क्या कंपेयर करते हैं, रेजिस्टेंस। ग्राफ देख के पता चलता है A का रेजिस्टेंस B से ज्यादा है, A का रेजिस्टेंस B से ज्यादा है, बराबर। इतना मुझे पता चला कि भाई रेजिस्टेंस ज्यादा है। हमें क्या कंपेयर करना है कि भाई अगर इनमें से कौन सा ज्यादा मोटा है। मुझे एक और रिलेशन पता है, रेजिस्टेंस इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रॉ L बाय A। मतलब अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मैंने बोला थिकर वायर यानी मुझे एरिया ज्यादा चाहिए। अगर मुझे एरिया ज्यादा चाहिए तो मतलब क्या, मुझे रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका कम है, बी का। तो बी कैसी होगी, थिकर वायर होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे 12.5 के बेसिस पे क्वेश्चंस खत्म हुए।